हाय गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदू फीमेल की सक्सेशन कैसे होती है, जिसमें कौन कौन से एक्ट सेक्शंस है। सेक्शन 15, सेक्शन 16 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। अब हम लोग कुछ पॉइंटर्स पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंटर क्या कहते हैं कि जो एक विमेन होती है उसका लिमिटेड एस्टेट, जो एक प्रोविजन पहले हुआ करता था, जैसे कि जब तक वो अलाइव है तब तक ही उन्हें प्रॉपर्टी दी जाती थी, अब वो अबॉलिश हो गया है और अब विमेन के पास एब्सोल्यूट पावर है अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर। लेकिन एक सोर्स ऑफ प्रॉपर्टी को ना अभी भी इंपॉर्टेंस दी गई है कि सोर्स ऑफ प्रॉपर्टी मतलब कि वो प्रॉपर्टी कहाँ से आई है, जैसे कि फादर से, मदर से, हस्बैंड से, या सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। ये अब अभी ग्रेजुअली पता चलेगा आप लोगों को कि क्यों इसको रखा गया और इसका क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है। लास्ट में हम एक बहुत सुपर्ब एग्जांपल डिस्कस करने वाले हैं जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो प्लीज अगर आपको बाकी सब कुछ अगर ना भी देखना हो, आप एग्जाम्पल जरूर देखिएगा कि क्या है वो एग्जाम्पल। अब सेक्शन 15(1) जो है वो कौन सी प्रॉपर्टी पे एप्लीकेबल होता है, जो कि प्रॉपर्टी हस्बैंड से, फादर इन लॉ से, या पेरेंट्स से, पेरेंट्स मतलब अपने नेचुरल पेरेंट्स, फादर एंड मदर से अगर प्रॉपर्टी ली जाती है थ्रू गिफ्ट, विल, सेटलमेंट और प्रिस्क्रिप्शन, और अगर एक फीमेल प्रॉपर्टी को इनहेरिट करती है, वो वाली प्रॉपर्टी उनकी जाती है वाया सेक्शन 15 सब सेक्शन 2। मतलब 15(1) में प्रॉपर्टी जो है अगर गिफ्ट से मिली है, विल से मिली है, सेटलमेंट से मिली है अपने हस्बैंड, फादर इन लॉ और पेरेंट्स से, तो 15(1) लगेगा। और अगर उन्होंने प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया है तो वो प्रॉपर्टी पे जो सेक्शन लगेगा वो 15(2) है। अब जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है एक फीमेल की, या प्रॉपर्टी फ्रॉम ब्रदर है, या प्रॉपर्टी फ्रॉम हस्बैंड्स ब्रदर है, उसको भी हम जनरल प्रॉपर्टी कहते हैं। और वो किस सेक्शन के अंदर कवर होती है? सेक्शन 15(1). ठीक है। अब सन्स एंड डॉटर्स, हर बंदे के अगर सन्स हैं या डॉटर्स हैं, उनकी प्रॉपर्टी जो है वो डिवॉल्व करेगी अगर, तो वो कैसे करेगी? उनको कौन कौन इंक्लूड होगा उसमें? लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड, मतलब जायज और नाजायज बच्चा। पोस्टमस चाइल्ड, इसका मतलब जिस बच्चे की डेथ इंटरस्टेट की डेथ से पहले हो चुकी है। अडॉप्टेड चिल्ड्रन, जिस बच्चे को अडॉप्ट किया जाता है। या चिल्ड्रन आउट ऑफ वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिजेस, वॉइड मैरिज इनका मतलब कोई महत्व नहीं है, वॉइडेबल मैरिजेस जिनको आप वॉइड भी डिक्लेयर करवा सकते हो और वैलिड भी हो सकती हैं, तो वो होती है वॉइडेबल मैरिजेस। हाउएवर स्टेप चिल्ड्रन आर नॉट इंक्लूडेड इन सन्स एंड डॉटर्स। स्टेप चिल्ड्रन का कोई लेना देना नहीं है मदर की प्रॉपर्टी पे, वो फादर की प्रॉपर्टी लेंगे, तो यहाँ पर ये स्टेप चिल्ड्रन जो है वो नहीं आएगा। ये बात आपको याद रखनी है। अब हम लोग डायरेक्ट बेयर एक्ट से पढ़ने वाले हैं। ये सेक्शन 15 और सेक्शन 16 मैंने निकाल लिया है। इससे आपको हेल्प इस तरह होगी कि जैसे हम एक एक वर्ड पढ़ेंगे ना, तो उससे क्या है कि अगर पेपर में बाई चांस कभी कभी क्या होता है कि हमें याद नहीं आता, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड में ना कि पिक्चर इम्प्रिंट हो जाती है, तो वो ना वहां से निकल के आ जाता है कि अच्छा हाँ हाँ कुछ ऐसा ऐसा लिखा हुआ था। तो ये बहुत हेल्पफुल है, मुझे बहुत अच्छा लगता है बेयर एक्ट से डायरेक्ट पढ़ना। तो अब ये क्या कहता है सेक्शन 15 जो है कि ये जनरल रूल्स है सक्सेशन के फीमेल के केसेस में। ठीक है। ये क्या कहता है, जो प्रॉपर्टी है फीमेल हिंदू की डिवॉल्व होगी अकॉर्डिंग टू द रूल्स। 16 में, सेक्शन 16 में कुछ रूल्स दिए हुए हैं उनके हिसाब से। लेकिन यहाँ पर ये कुछ पॉइंट्स बताता है कि कैसे कैसे कैटेगराइज किया हुआ है। जो सेक्शन 15 क्या कहता है कि सबसे पहले फर्स्टली जो प्रॉपर्टी है आपकी, फर्स्टली अपॉन सन्स एंड डॉटर्स इंक्लूडिंग चिल्ड्रन ऑफ एनी प्री डिसीज्ड सन और डॉटर। इसका मतलब क्या है कि ए है, अगर ए का एक सन था और अब उनका सन का सन है, तो जो प्रॉपर्टी है वो सन के सन को भी जाएगी, चाहे सन की डेथ ऑलरेडी हो चुकी है। और फर्स्टली में आपका हस्बैंड भी है, मतलब फर्स्ट कैटेगरी में सन है, डॉटर है और उनका हस्बैंड है, इन दोनों के आगे चिल्ड्रन भी है। सेकेंडली ये क्या कहता है, अपॉन द हेयर्स ऑफ द हस्बैंड, हस्बैंड के हेयर्स को जाएगी। थर्डली क्या कहता है, अपॉन मदर एंड फादर, आपके नेचुरल पेरेंट्स मम्मी पापा। फोर्थली ये क्या कहता है, अपॉन द हेयर्स ऑफ द फादर। लास्टली ये क्या कहता है, अपॉन द हेयर्स ऑफ द मदर। ये आपके 5 कैटेगरीज है, जिसमें 3 में आपके हेयर्स लिखा है, सेकेंडली में लिखा है हेयर्स ऑफ द हस्बैंड, फोर्थली में लिखा है हेयर्स ऑफ द फादर, और लास्टली में लिखा है हेयर्स ऑफ द मदर। अब ये आपका सेक्शन 15(1) यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है। सेक्शन 15(1) में पीछे हमने देखा था कि अगर प्रॉपर्टी किसी अलग तरीके से आती है, विल, गिफ्ट से आती है, तो ये प्रॉपर्टी पे ये रूल अप्लाई होगा फॉर डिवॉल्विंग द प्रॉपर्टी।
अब सेक्शन 15(2) क्या कहता है? 15(2) में आता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1। ये नॉट विथ स्टैंडिंग का क्या मतलब होता है कि ऊपर से कोई लेना देना नहीं है, जो भी उसमें लिखा है उसको छोड़कर अगर एक प्रॉपर्टी एक फीमेल जो है इनहेरिट करती है फ्रॉम हर फादर और मदर, ठीक है, शैल डिवॉल्व इन द एब्सेंस, कि अगर उनका कोई सन या डॉटर नहीं है और चिल्ड्रन भी नहीं है उन प्रीडिसीड सन या डॉटर के, तो जो प्रॉपर्टी है जो ऊपर 15(1) में लिखा हुआ था उसके हिसाब से डिवॉल्व नहीं करेगी, बट अपॉन द हेयर्स ऑफ द फादर। मतलब जो प्रॉपर्टी अगर फादर और मदर की फैमिली से आई होती है, वो प्रॉपर्टी अगर उनके बच्चे नहीं है एक फीमेल के, तो वो प्रॉपर्टी वापस अपने फादर मदर की ही फैमिली में चली जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट बी क्या कहता है? नॉट विथ स्टैंडिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1। पहले ए आ गया, फिर अब बी आ गया कि नॉट विथ स्टैंडिंग, जो ऊपर लिखा है उसके कोई स्टैंड नहीं करते हैं हम। अगर कोई प्रॉपर्टी इनहेरिट करी है फीमेल हिंदू ने अपने हस्बैंड से या फादर इन लॉ से, तो वो फिर से वही इन द एब्सेंस ऑफ सन या डॉटर इंक्लूडिंग चिल्ड्रन, उन जो सबसेक्शन 1 में लिखे हैं उन पे नहीं जाएगी, बट किन पे जाएगी? हेयर्स ऑफ द हस्बैंड पे जाएगी। अगर हस्बैंड की फैमिली से आ रही है या फादर इन लॉ की भी हस्बैंड की फैमिली है, अगर वहां से कोई प्रॉपर्टी आती है तो वो प्रॉपर्टी जो है हस्बैंड की फैमिली में ही जाती है। सबसे पहले हमने पढ़ा था ना कि सोर्स ऑफ प्रॉपर्टी, तो ये सोर्स ऑफ प्रॉपर्टी इस तरह से इंपॉर्टेंट है, ये बताता है कि अगर जहां से भी प्रॉपर्टी आई है वो अपना सोर्स नहीं खोती है, वो प्रॉपर्टी वापस उधर ही चली जाती है जहां से वो आई थी। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 16। सेक्शन 16 क्या कहता है कि ऑर्डर ऑफ सक्सेशन, कि किस तरह से जो प्रॉपर्टी है उसका क्या ऑर्डर होता है। द ऑर्डर अमंग द हेयर्स रेफर्ड, 15 में तो उन्होंने हेयर्स लिख दिया कि कौन कौन से हेयर्स हैं, लेकिन उनको प्रॉपर्टी किस रूल्स के हिसाब से मिलेगी? अभी तो बस ये बताया कि भाई रूल 1 कैटेगरी 1 में ये लोग हैं या कैटेगरी 2 में ये लोग हैं, ठीक है, लेकिन किस किस हिसाब से जाएगी वो ये सेक्शन 16 बताता है। सेक्शन 16 क्या बताता है? जो कि कैटेगरी में जो स्पेसिफाइड है हेयर्स 15(1) में, एक कैटेगरी में जो लोग हैं शैल बी प्रिफर टू दोज इन एनी सक्सीडिंग कैटेगरी, मतलब जो ए कैटेगरी में है उनको प्रेफरेंस मिलेगी ओवर बी कैटेगरी वालों से, और जो सेम कैटेगरी में है सेम एंट्री में है वो साइमल्टेनियसली लेंगे। मतलब ए में कौन कौन था? सन, डॉटर और हस्बैंड, इन सबको एक साथ प्रॉपर्टी मिलेगी, साइमल्टेनियसली प्रॉपर्टी मिलेगी, और इनकी प्रेफरेंस होगी ए वालों की ओवर बी। अब इफ एनी सन और डॉटर है इंटरस्टेट का, ठीक है, मतलब जो कि प्री डिसीज कर गया है, मतलब ए का चाइल्ड है बी और बी के बच्चे हैं सी और डी, ठीक है, बी की डेथ ऑलरेडी हो चुकी है, तो जो प्रॉपर्टी है द चिल्ड्रन ऑफ सच सन और डॉटर शैल टेक बिटवीन देम आपस में कौन सा शेयर लेंगे? विच सच सन एंड डॉटर वुड हैव टेकन इफ लिविंग एट द इंटरस्टेट डेथ। अब मान लो बी को प्रॉपर्टी मिलनी थी हाफ, ठीक है, ये जो हाफ प्रॉपर्टी थी यहाँ पर अपने मान लो ए के हस्बैंड को चली गई हाफ प्रॉपर्टी बी को मिलनी थी, लेकिन बी की डेथ हो चुकी, बट बी के 2 चिल्ड्रन हैं सी और डी। हमने ऊपर पढ़ा था कि जो लोग जो प्री डिसीज के सन और डॉटर होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, वो भी आपकी एंट्री 1 में ही थे, तो यहाँ पर ये जो हाफ प्रॉपर्टी है ये सी और डी को मिल गई। अब सी और डी अपना वो वाला शेयर बिटवीन देम शैल टेक बिटवीन देम, वो वाला हाफ शेयर, तो ये दोनों आपस में डिवाइड कर लेंगे 1/4 1/4, ठीक है। अब ये क्या कहता है? रूल 3 क्या कहता है आपका? पहला ये रूल 1 था, ये रूल 2, अब ये रूल 3। रूल 3 क्या कहता है कि जो डिवोल्यूशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द इंटरस्टेट है, कहाँ पे? बी, डी और ई में। इसमें आपका लिखा हुआ था हेयर्स है हस्बैंड के, डी में आपके हेयर्स थे फादर के, ई में आपके हेयर्स थे मदर के, वो उसी तरह से इन द सेम ऑर्डर डिवॉल्व करेंगे जैसे कि हैड दैट प्रॉपर्टी बीन ऑफ द फादर्स और द मदर्स और द हस्बैंड्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर वो प्रॉपर्टी जब फादर के हेयर्स को जाएगी उसी तरह से जाएगी कि मान लो वो प्रॉपर्टी फादर की ही होती, वो मदर की ही होती, वो हस्बैंड की ही होती, मतलब इसमें मेल सक्सेशन लग जाएगा, इसमें फीमेल सक्सेशन लग जाएगा, और इसमें हस्बैंड की में मेल सक्सेशन लग जाएगा। मतलब जो प्रॉपर्टी है वो ऐसे होएगी कि वो फादर की ही होती तो कैसे जाती, मदर की होती तो कैसे जाती, हस्बैंड की होती तो कैसे जाती, ठीक है। अब 15 में तो कैटेगरीज लिखी थी कि कौन कौन आपके हेयर्स हैं,
किस तरह से प्रॉपर्टी जाती और कौन सी प्रॉपर्टी 15(1) से एप्लीकेबल होती है और कौन सी 15(2) से। सोर्स ऑफ प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 16 आपको क्या बताता है, ऑर्डर कैसे है कि भाई कौन सी कैटेगरी में जो एंट्री में लिखे हैं वो साइमल्टेनियसली लेंगे। रूल 2 में बताते हैं कि वो प्रॉपर्टी बच्चों को भी मिलेगी और रूल 3 में बताते हैं कि सक्सेशन कि भाई हेयर्स को मिलना भी है, अगर फादर मदर के हेयर्स को मिलना भी है तो उनकी प्रॉपर्टी किस तरह से नीचे जाएगी। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल शेयर करेंगे जिससे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा क्या इंपॉर्टेंस है। अब एग्जाम्पल में क्या है, गंगाराम हैड अ सन गोपाल एंड शिखा एंड अ डॉटर शिखा। गंगाराम डाइड इन 1985। 1985 से फोकस लेने वाली बात ये है कि 1985 में अगर डेथ हुई तो दैट मीन्स बिफोर 2005 की अमेंडमेंट से। ठीक है, जब लड़कियों को प्रॉपर्टी नहीं मिलती थी, उनको कोपार्टनर नहीं कंसीडर किया जाता था, तब की डेथ हुई है तो उस हिसाब से प्रॉपर्टी मिलेगी आपको, वहां वाली प्रॉपर्टी डिवॉल्व करनी पड़ेगी उस टाइम वाली। तो गंगाराम की डेथ हुई किस तरह से, क्या लीव करते हुए, क्या छोड़ते हुए पीछे, 20,000 रुपए एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के और 2 घर दिल्ली में। ठीक है, अपने पीछे उन्होंने अपने सन को छोड़ा और शिखा को छोड़ा है। शिखा की शादी हुई थी मिस्टर कुमार से एंड शिखा की डेथ हो गई 1990 इशूलेस, मतलब उनका कोई भी बच्चा नहीं था, सिर्फ उन्होंने अपने पीछे अपने हस्बैंड को छोड़ा है। तो उनकी डेथ के टाइम शिखा के पास 1 लाख रुपीज थे जो कि उनके प्रोविडेंट फंड अकाउंट में थे, और उनके पास जो आपकी प्रॉपर्टी गंगाराम के थ्रू आएगी वो वाली प्रॉपर्टी होगी, और जो कि कैसे डिवॉल्व करेगी उन पर, 1985 के रूल के हिसाब से। अब हम देखते हैं, गंगाराम डाइड इन 1985, उनका एक सन गोपाल और डॉटर जो कि शिखा है। ठीक है, 1985 के हिसाब से मान लो ये 1 शेयर है गंगाराम जी का, तो नोशनल पार्टीशन होएगा क्योंकि 1985 से हुआ, तो ये दोनों को पार्टनर है गंगाराम जी एंड गोपाल, तो इन दोनों को क्या क्या प्रॉपर्टी मिल गई, यहाँ पे हाफ प्रॉपर्टी गंगाराम जी को और हाफ प्रॉपर्टी गोपाल को। अब ये जो हाफ प्रॉपर्टी थी गंगाराम जी की, ये प्रॉपर्टी डिवॉल्व होगी गोपाल को और डॉटर को। इसमें अगर आपको नोशनल पार्टीशन नहीं समझ में आता तो हमारी एक और पीपीटी है सेक्शन 6 के ऊपर, उसमें बिल्कुल आपका एग्जाम्पल के साथ बताया गया है कि किस तरह से प्रॉपर्टी डिवॉल्व करती है नोशनल पार्टीशन में, आप वहां पर भी रेफर कर सकते हैं। वैसे बेसिकली नोशनल पार्टीशन इसलिए किया जाता था टू असर्टेन कि डॉटर को कितनी प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए। तो अब ये जो हाफ होती थी, हाफ जो प्रॉपर्टी है जो गंगाराम जी को आएगी, वो प्रॉपर्टी उनके सन और डॉटर में डिवाइड होगी। तो शिखा का शेयर कितना आ गया, शिखा का शेयर आ गया, अगर हाफ को दोनों में डिवाइड किया तो 1/4। अब 1/4 उनकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो थी उसका 20,000 थे, उसका 1/4 हो गया 5,000 रुपीज। 2 घर थे, उनका 1/4 हिस्सा। ठीक है, और शिखा खुद एक 1 लाख रुपी छोड़ के गई है अपने प्रोविडेंट फंड में। ठीक है, हमने जब अभी पढ़ा तब हमने पढ़ा कि सेक्शन 15(1) और सेक्शन 15(2) दोनों अलग अलग चीजों पे एप्लीकेबल होता है। 15(2) कब आता है, जब आपका इनहेरिट करते हो प्रॉपर्टी। अब शिखा ने ये वाली प्रॉपर्टी जो थी वो इनहेरिट करी है अपने फादर से गंगाराम से, ये हो गई आपकी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी। और ये वाली जो प्रॉपर्टी थी वो उनकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी थी, वो ₹1 लाख। तो जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी थी उसका रूल क्या है कि सोर्स के पास ही वापस जाती है वो प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये वाली जो प्रॉपर्टी है शिखा की, ये गोपाल जी को ही वापस जाएगी। और ये जो ₹1 लाख था ये थी इनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी, तो ये डिवॉल्व करेगी एज पर सेक्शन 15(1). ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी गोपाल जी को चलेगी और ये ₹1 लाख जो थे उनके हस्बैंड को चलेगी, क्योंकि एंट्री 1 में कौन कौन था, एंट्री ए में और 15(1) उनके थे सन्स, डॉटर्स और उनके बच्चे या हस्बैंड। ना सन थे ना डॉटर है और ना ही सन डॉटर के बच्चे हैं, तो सिर्फ एंट्री 1 में कौन रह जाता है, हस्बैंड। तो ₹1 लाख हस्बैंड को चले जाते हैं। जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी जो उन्होंने इनहेरिट करी थी फ्रॉम हर फादर, वो सारी प्रॉपर्टी उनके भाई को गोपाल को वापस चली जाती है एज पर सेक्शन 15(2). ठीक है, आई होप आप लोगों को ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं और हमें बता सकते हैं। थैंक यू।